हेलो। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर अपने पॉलिटिकल साइंस के जो सेकंड पेपर है उसकी जो सेकंड यूनिट है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अपनी स्टडी चालू रखेंगे। और उसमें जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजा राम मोहन रॉय के बाद, और तो उसको हम ले रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। अब जैसे ही मैंने आपको बाल गंगाधर तिलक का नाम लिया तो आपके मन में दो चीज़ें सबसे पहले आएंगी जो भी आपने आज तक पढ़ा होगा उससे मिलती, लाल बाल पाल, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ वो आती है कि जो सबसे पहले आपके माइंड में आ रही है वो ये है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा, और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये सिंह गर्जना करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने महात्मा गांधी से पहले भारतीय राजनीतिक दर्शन को या भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको प्रभावित करने का या उसको विकसित करने का महत्वपूर्ण काम किया था। इनका ये एक सर्वाधिक योगदान है कि इन्होंने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो आग लगाई या जो विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों के परिणाम स्वरूप ही भारतीय जनमानस, जन सामान्य जो था उसने भी बढ़ चढ़कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कर दें या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन कर दें या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में योगदान देने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। इनकी ओजस्वी वाणी या ओजस्वी जो भाषण था उस भाषण को सुनकर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी व्यक्ति राष्ट्रवाद को लेकर रोमांचित हो जाते थे और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए विचार बनाने लगते थे या कोई योजना बनाने लगते थे। और इन्होंने किसी भी तरह से अपनी भावनाओं को छुपाने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने सीना ठोककर, छाती ठोककर अपनी भावनाओं से अंग्रेजों को भी अवगत कराया, जनमानस को भी अवगत कराया। कांग्रेस के जो नरमपंथी जो नेता थे उन नरमपंथी नेताओं को भी अवगत कराया। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी जाति हो, उन सभी जाति के व्यक्तियों को साथ लेकर चलने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं या जो ओजस्वी वक्ता हैं या जो बहुत ओजस्वी एडवोकेट हैं, विधिवेता हैं और शिक्षक हैं और राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, ऐसे ओजस्वी या राष्ट्रवादी व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लाल बाल पाल आपने नाम सुना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। ये एक तरह से भारतीय गरम दल या भारतीयों के आक्रोश प्रकट करने की या भारतीयों के निरंतर संघर्ष करने की जो क्षमता है, साम दाम दंड भेद किसी भी आधार पर उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये दो व्यक्ति अपने सिलेबस में नहीं है, ये एक व्यक्ति अपने सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। और इन्होंने जो नारा दिया था या जो सिंह गर्जना की थी, कहते हैं कि वो उससे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल गई थी और अंग्रेजों ने, लॉर्ड शिरोल ने इन्हें भारतीय असंतोष का पिता या जनक कह दिया था, कहा भी जाता है इनको। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम जानना चाह रहे हैं और मैं आपको उनके जन्म से लेकर उनकी डेथ तक के जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी या जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें पता होनी चाहिए, एक बार हम पहले उनका थोड़ा सा ध्यान करेंगे और उस ध्यान को करने के बाद हमारे लिए आगे की स्टडी आसान हो जाएगी। उसी में आपके कई छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर इंक्लूड होगा। उनकी बुक्स क्या थी, पत्रिकाएं क्या थी, उन्होंने कौन सी जेल में कौन सा ग्रंथ लिखा या और जो चीज़ें हैं उन सब की धीरे धीरे हम जानकारी लेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जब आप काम करेंगे तो बड़ी आसानी से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हमारे और भी टारगेट्स होते हैं या और भी किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग के माध्यम से इतना मजबूत कर दिया जाता है कि आगे जाकर वो बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना कर सके। ऐसे हम इनकी भी प्रारंभिक जीवन की जब चर्चा करेंगे तो शुरुआती लक्षणों में ही इनके राष्ट्रवाद के प्रति जो कट्टर विचार हैं या प्रखर जो विचार हैं
उन विचारों की भी आपको थोड़ी सी जानकारी होती जाएगी। तो हम शुरू करते हैं इनके जन्म से। तो जैसे जो व्यक्ति आपके ध्यान में आया, हालांकि मैंने इनकी उपाधि वहाँ लिखी नहीं है, आगे लिखूंगा मैं जब एक साथ उपाधियाँ बताऊंगा कि इनको क्या क्या उपाधियाँ दी गई है या इनको किस किस संबोधन से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला दिन का जन्म, जो कि 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के महाराष्ट्र राज्य के कोंकण जिले के रत्नागिरी स्थान पर हुआ था। वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रहना चाहिए हमारे जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं या राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जन्म के बारे में हमें पता होना चाहिए। और बताने की एक वजह और है कि रत्नागिरी में ही, यानी महाराष्ट्र के ज़िले में रत्नागिरी में ही इनका भी जन्म हुआ था। एक ही स्थान, ब्राह्मण परिवार, दोनों का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बावजूद दोनों के विचारों में इतनी भिन्नता थी कि एक नरमपंथी कहलाए। बताने का कारण यही है कि परिस्थितियां और ये जो थे गंगाधर तिलक, ये गर्मपंथी थे। चाहे समान परिस्थितियां हो भी तो भी व्यक्ति अपने विचारों को मानने या उनको डेवलप करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इन्हें जैसे विचार अच्छे लगे, इन्होंने ब्राह्मण परिवार में उसी क्षेत्र में उसी स्थान विशेष में जन्म लेने के बावजूद भी इनके विचार नरमपंथी रहे। ठीक है, उग्रवादी नहीं रहे, उदारवादी रहे। और ये उसी क्षेत्र, उसी प्रकार एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी गर्मपंथी रहे, उग्रवादी रहे। ऐसा बताने के लिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब इनके पिता क्या थे? शिक्षक थे। थोड़ा सा ध्यान कर लें आप, इनके पिता भी क्या? शिक्षक थे। तो इनके जो प्रारंभिक जो संस्कार हैं, और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 1856 से लेकर और 1920 तक जब इनकी डेथ होती है, ये उस कार्यकाल के या उस समयावधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी उस समय जो भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज में जो विचार प्रचलित थे, उन विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रहना चाहिए कि भारत के उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर असहयोग आंदोलन तक की क्या परिस्थितियां रही, कैसे व्यक्ति विचार डेवलप होते थे, कैसी परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों में कैसे कैसे महान व्यक्तित्वों का प्रारंभ हुआ, उदय हुआ, उनका विकास हुआ और उनका अंत हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें इनके जन्म से लेकर इनकी डेथ तक की जानकारियां पता होनी चाहिए कि उस समय का भारत किस दिशा में सोचता है या किस दिशा में उनके विचारों का प्रवाह हो रहा है। आगे चलें, तो ये इतने लंबे कार्यकाल का इन्होंने ध्यान रखा, या इतने लंबे कार्यकाल के समय इन्होंने अपने विचारों का उदय किया। इनके पिता क्या थे? शिक्षक थे। और किस किस विषय में पारंगत थे? मुख्यतः गणित और संस्कृत में। तो आप देख सकते हैं कि संस्कृत हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, और गणित एक तार्किक विषय है, लॉजिकल विषय। तो जब इनके पिता शिक्षक थे तो इन पर भी स्वाभाविक रूप से इन दो विषयों का प्रभाव पड़ना संभवतः एक संभावना थी, और उस संभावना को परिपूर्ण किया ये खुद मिस्टर तिलक ने 1979 में बीए किया मैथमेटिक्स के साथ, गणित सब्जेक्ट लेकर। आगे ये एमएससी भी करना, एमए भी मैथमेटिक्स में करना चाह रहे थे, प्रवेश भी ले लिया था, लेकिन वहाँ से इनका ध्यान डाइवर्ट हुआ और इन्होंने 1979 में एलएलबी कर ली, लो ग्रेजुएट हो गए। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो
शिक्षक हो सकता था, यानी ऐसी संभावनाएं थी कि वह शिक्षा या अध्यापन के कार्य में आगे जा सकता था। सॉरी, यहाँ पर 86 है, ठीक है, आगे जा सकता था। उस व्यक्ति ने शिक्षण क्षेत्र को न चुनकर उसने LLB यानी लॉ को चुना, क्योंकि वह अंग्रेजी सत्ता को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयास करना चाहते थे, और इस प्रयास के लिए वो LLB की जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करने वाले थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इन्होंने LLB की, LLB करने के बाद इन्होंने 1880 की बात करते हैं। हमने सोचा था कि ये शिक्षक न बनकर वकील बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तिलक ने जन सेवा करने के लिए, क्योंकि संभवतः उनको किससे टकराना था, ब्रिटिश शासन से। अगर जन सेवा करनी थी तो इनडायरेक्टली उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को या ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना था। इसके लिए उन्होंने LLB की, लेकिन अब उन्होंने देखा कि एकमात्र लॉ ही इसका माध्यम नहीं है, शिक्षा के माध्यम से भी लोगों के विचारों में परिवर्तन लाकर उन्हें अन्याय के खिलाफ या इस परतंत्रता के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। तो उन्होंने जन सेवा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल की शुरुआत की। शिक्षा के क्षेत्र को चुना, बड़े स्तर पे जोड़ा जा सकता था, अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया जा सकता था, शिक्षा के माध्यम से लोगों के विचारों को परिवर्तित किया जा सकता था। तो इसके लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को चुना, और उसमें उन्होंने किसे चुना कि कौन सी संस्था खोली, न्यू इंग्लिश स्कूल। अब यहाँ पर इनके साथ इनके दो मित्र कह दें, साथी कह दें, सखा कह दें, विष्णु शास्त्री गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर के सहयोग से। ठीक है, यानी पहला इनके सार्वजनिक जीवन का जो पहला कार्य इन्होंने किया वो था न्यू इंग्लिश स्कूल की क्या करना, स्थापना करना। और अपने जो साथी थे या कलीग सहपाठी थे, विष्णु शास्त्री, गोपाल गणेश आगरकर, इनके साथ उन्होंने इस स्कूल को प्रारंभ करने की कोशिश की। यानी शिक्षा में परिवर्तन लाने, शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन लाकर ये राष्ट्रवाद का विकास करना चाहते थे। यहाँ तक की बात हुई। 56, 76, 79, 80, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा सदी का अंतर कर दिया हमने, क्योंकि हो सकता है राष्ट्र को आज भी तिलक की आवश्यकता हो, आज भी किसान आंदोलन करके बैठे हैं, और एक एक बार फिर लाल बाल पाल की जरूरत भारत को हो सकती है, शायद इसलिए ऐसा कुछ मिस्टेक हुई है। आगे चलते हैं तो आप ये देखें कहाँ से चल रहे हैं, 1856 से 1880 तक। आगे चलते हैं, आगे देखें। जो प्रश्न आ जाता है आपके छोटे प्रश्नों के रूप में 20 शब्दों में, उसकी बात करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने भारतीय जनमानस को जागृत करने का, या ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी या कुनीतियां थी उनका प्रचार प्रसार करने का दायित्व इन्होंने अपने हाथों में लिया। तो इन्होंने 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए, मराठा अंग्रेजी भाषा का,
ठीक है, ये साप्ताहिक था। ठीक है, दूसरा था केसरी जो कि मराठी भाषा में था, और दैनिक समाचार पत्र था। अब आप ये देखिए, जब भी मिस्टर तिलक को जेल जाना पड़ा 1896 हो, 1897 हो या 1908 हो, तब भी उनके जो लेख इन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे, उन समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों के आधार पर मिस्टर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 2 बार जेल भेजने का दुष्कर्म ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन जितनी बार भी वो जेल गए और वहाँ से बाहर आए तो उनकी प्रतिष्ठा पहले से ज़्यादा बढ़ी। अंग्रेज़ों के जो दाव थे या जो कोशिशें थी, वो कोशिशें कहीं ना कहीं असफल रही। अब आप देखिए कि इन समाचार पत्रों का क्या योगदान रहा। इन समाचार पत्रों में ब्रिटिश सरकार की आलोचना या नीतियों का विश्लेषण किया जाता था। और उन्हें भारतीय परिस्थिति स्थिति में व्याख्या करते थे कि वह भारतीयों के लिए उचित है या अनुचित है। इसका मतलब एक प्रकार की राजनीतिक जागृति लाने का प्रयास मिस्टर तिलक के द्वारा इन समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रयास को सफल नहीं होने दिया। जो कोल्हापुर के दीवान थे, क्योंकि तिलक सभी के लिए कार्य करते थे, किसान हो, मैंने अभी जैसे शुरुआत में आपको बताया था, तो कोल्हापुर के दीवान थे। उन दीवान ने इन दोनों पर, आगरकर और तिलक पर, मानहानि का मुकदमा कर दिया। यानी भारतीयों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार का भी तिलक के द्वारा विरोध किया जाता था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार का ही विरोध करते थे, वो सभी व्यक्तियों का विरोध करते थे जो कि अन्याय कर रहे थे। मानहानि का मुकदमा किया और इस कारण उन्हें 4 माह का कारावास हुआ। आगरकर और तिलक दोनों को। ये पहला उनका जेल का अनुभव था जब उन्होंने समाज के लिए कार्य करते हुए अपने आप को जेल पहुंचाने का बहाना ढूंढा। ठीक है, यानी उन्हें कोल्हापुर के दीवान थे बहादुर बर्वे, ठीक है, तो उन्होंने इन समाचार पत्रों में जो लेख प्रकाशित हो रहे थे मराठी में, ठीक है, तो उनको आधार मानकर अपनी मानहानि समझी और उस मानहानि का उन्हें सजा दिलाकर ऐसा काम किया 1881 में। अब इसके बाद हम कर रहे हैं कि जो इन्होंने 1884 में, कहीं 1884 है कहीं 1885, ठीक है, तो 1885 मेरे हिसाब से ठीक है, तो इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। अब इस एजुकेशन सोसाइटी, क्योंकि अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जा रहा था, भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय शिक्षा पद्धति का हटाकर
ब्रिटिश शिक्षा पद्धति को लागू किया जा रहा था, या उनके आधार पर जो सरकारी नौकर तैयार किए जा रहे थे। कहने का मतलब वो ऐसी एजुकेशन दे रहे थे जहाँ पर नैतिकता, चरित्र या नियम इस प्रकार की शिक्षा न देकर सरकारी कर्मचारी तैयार करने की एजुकेशन दी जा रही थी। इसके विरोध में इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, और इस स्थापना में इस सोसाइटी के द्वारा ये तो आप भी जानते हैं कि शिक्षा पाकर ही या शिक्षा के माध्यम से इस सोसाइटी ने फर्ग्यूसन कॉलेज की पूना या पूना में स्थापना की। फर्ग्यूसन इंग्लिश गवर्नर हैं बम्बई के, उनके सहयोग, उनके नाम पर इस कॉलेज को रखा गया, और बहुत सारे लोगों ने इस कॉलेज को बहुत खुलकर अनुदान दिया। यानी ये जो सोसाइटी थी, सोसाइटी ने फर्ग्यूसन कॉलेज की नींव रखी, और इस फर्ग्यूसन कॉलेज के माध्यम से राष्ट्रवाद की शिक्षा देने का काम मिस्टर तिलक के माध्यम से, उनके सुपरविजन में देने का काम प्रारंभ किया गया। उन्होंने इसी के साथ सांगली में भी एक कॉलेज खोला था, वेलिंगटन कॉलेज, लेकिन ज्यादा नाम इसका आता है सांगली में भी कॉलेज खोला है वेलिंगटन। ठीक है, यानी 2 कॉलेज खोलने में मिस्टर तिलक का योगदान रहा। एजुकेशन का जब हम विषय करेंगे तो उनमें हम इनका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक आउटलाइन इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपके माइंड में कुछ चीज़ें पहले से ही ध्यान में रहें, ताकि जब हम अपने नोट्स इस तरह से तैयार करेंगे, आप इन्हें एक साथ क्रम से लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, और वो जो व्यक्ति जिसको हम पढ़ रहे हैं वो शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है, राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, समाज से भी जुड़ा हुआ है, धार्मिक आंदोलनों से भी जुड़ा हुआ है, जनमानस से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग कांग्रेस की आलोचना, जो कि 80-85 में बनी है कांग्रेस, उसकी आलोचना इसीलिए करते हैं कि वह उच्च मध्यम वर्ग की पार्टी है, ठीक है, जो कि बहुत उच्च शिक्षित है। जनमानस को उसने जोड़ने का काम नहीं किया, तो ऐसी आलोचना कर देते हैं। तो उस आलोचना को दूर करने के लिए या उस कमी को दूर करने के लिए मिस्टर तिलक ने कुछ ऐसे कार्य प्रारंभ किए हैं जिनके माध्यम से आम जनता को भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। आगे चलें। अब यहाँ पर मिस्टर तिलक क्या पढ़ा रहे हैं? गणित की शिक्षा दे रहे हैं। तिलक गणित पढ़ाते हैं। तिलक यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं? गणित। ठीक है, अब आगे चलें। तो ये बात आप ध्यान रखें, पेपर कौन सा है, कौन सी भाषा का है और किस प्रकार का है, साप्ताहिक है या दैनिक है। तो इस चीज से आपके आने वाले प्रश्न क्या होंगे? सही हो जाएंगे। मराठा केसरी पेपर क्यों लाए गए, किसने इन पर मानहानि का मुकदमा किया और किन किन पर किया गया? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की, कहाँ की? सांगली में भी किसी ने कॉलेज खोला था, तो उसका ध्यान रखें। इसलिए मिस्टर तिलक का योगदान माना जाता है क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से काम करना प्रारंभ किया, क्योंकि आगे आप देखेंगे मिस्टर गांधी ने भी इन्हीं तरीकों का अनुसरण करते हुए जन सामान्य को साथ लेकर आगे चलने का काम किया। आगे चलें।
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ले ली गई, यानी वो कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है, आगे देखिए अब आप आगे क्या हो रहा है। 1890 में एक घटना घटती है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 1885 में जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई है, उसमें मिस्टर तिलक ने, उसके बाद तिलक ने सोसाइटी से क्या दे दिया, 1890 में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वहां पर ये स्थापित हुई 1885 में, बताना था मुझे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से इस्तीफा दिया। कारण पक्का नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गोखले और तिलक के मध्य, दोनों वहीं पर आ रहे हैं, गोखले और तिलक के मध्य वैचारिक मतभेद थे। और इन मतभेदों का कारण वो ही नरमपंथ और गरमपंथ, यानी अपने अपने विचारधारा को लेकर दोनों अडिग थे, इसीलिए दोनों में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बन पाया। इस कारण अंततोगत्वा मिस्टर तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। आगे चलें अब 1891 में कुछ नहीं हुआ, 92 में कुछ नहीं हुआ, 93 में इनके द्वारा गणेश उत्सव प्रारंभ किया। शिवाजी उत्सव, दस दिन के लगभग ये कार्यक्रम चलता था। जन सामान्य को जोड़ने हेतु, अब आप ये जानते हैं कि भारत में धार्मिकता के नाम पर आप किसी भी व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। आप किसी को जितनी जल्दी अफवाहें धर्म के बारे में फैलती हैं, शायद उतनी जल्दी किसी और विषय के बारे में नहीं फैलती या प्रसारित होती है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले देखा कि भारतीयों को धर्म के या धार्मिक उत्सवों के आधार पर इकट्ठा किया जा सकता है। यहाँ पर उनका उद्देश्य किसी धर्म की बड़ी सभा आयोजित करना नहीं था। यहाँ पर उनका उद्देश्य था कि लोग घरों से बाहर निकलें और बाहर निकलकर आनंद से रहें, आमोद प्रमोद के साथ रहें। पहले शुरुआती लक्षण या शुरुआती उद्देश्य यही थे कि भारतीय जो इतना डर डर कर रह रहा है ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश शासन से, वो थोड़ा सा बाहर निकले, एक दूसरे से संपर्क करे, कम्युनिकेशन करे, बातचीत करे, एक दूसरे के विचारों को जाने समझे और इकट्ठा होकर फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्हें एकजुट करने का प्रयास करते। तो इसलिए आप समझिए गए गणेश उत्सव क्यों लिया गया। सभी गणेश जी को मान्यता उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक। शिवाजी को चुनने का उद्देश्य ये था, शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने की आवश्यकता यहाँ थी कि एक तो शिवाजी महाराज की कार्यशैली से सभी जातियों या सभी संप्रदायों में एक अच्छा संदेश गया हुआ था, या उनकी कार्यप्रणाली से सभी संतुष्ट थे महाराष्ट्र में, और धीरे धीरे संपूर्ण भारत के लोगों के द्वारा भी शिवाजी को मान्यता देने का काम किया गया। कहने का मतलब जो शिवाजी ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे वो कहीं ना कहीं भारतीयों की प्राचीन संस्कृति से संबंधित थे, और उनके साथ संबंधित होने के कारण लोगों को उनमें आस्था भी थी, विश्वास था। उस विश्वास को भुनाने के लिए दोबारा पुनः वैसा ही आंदोलन प्रारंभ करने के लिए मिस्टर तिलक ने इन दोनों व्यक्तियों के नाम पर, या ऐसा कह दें भगवान गणेश के नाम पर और शिवाजी एक शासक, एक राजा, एक सर्वमान्य राजा के नाम पर उत्सव प्रारंभ किए। जोड़ने हेतु यह
कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि मिस्टर जो तिलक हैं वो जनमानस को किसी भी, अब यहाँ पर जाति या धर्म के आधार पर बांट नहीं रहे, वो सभी धर्मों को, आज ही आप देखते होंगे कि बॉम्बे में अगर सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम मनाया जाता है तो वो कार्यक्रम गणेश उत्सव की मान्यता सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो वो कारण यही है कि वो किसी भी प्रकार की धार्मिक बाध्यताओं, मान्यताओं या रुकावटों को नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति भी गणेश पूजा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आस्था किस तरह से वहाँ जुड़ी हुई है। आगे चले, अब इसके बाद क्या होता है कि 1896-97 में पूना में प्लेग फैलता है। पूना, और पूना से क्या याद रखेंगे आप, प्लेग। प्लेग उस समय बड़ी महामारी के तौर पर था, आज तो इसका इलाज है, फिर भी पूना में प्लेग फैला। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने प्लेग कमिश्नर रेड की नियुक्ति की। डब्ल्यू रेड को नियुक्त किया, और उस नियुक्ति के कारण क्या हुआ, उस नियुक्ति के कारण जो कार्यशैली थी इसकी, उसकी कार्यशैली को लेकर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में तिलक ने क्या लिखा, एक लेख लिखा। अब लेख लिखा और उनकी कार्यशैली इतनी खराब थी कि वो लोगों को जांच के नाम पर परेशान करते थे। आप समझ सकते हैं कि अभी जब भारत स्वतंत्र है और हम अगर कोरोना की बात करें तो वहाँ पर भी लोगों को कहा जा रहा है कि छोटी सी जांच के नाम, कोई सी बीमारी हो कोरोना टेस्ट, कोई सी बीमारी हो कोरोना लिख देते, ऐसा कुछ चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे किसी विश्वस्त सूत्र से पता नहीं लगा है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। तो आप सोचिए जब उस समय प्लेग की जांच की जा रही थी तो किस तरह से लोगों को परेशान किया जा सकता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और खासकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें की। और जब मिस्टर तिलक ने इससे संबंधित लेख वहाँ प्रकाशित किया तो चापेकर बंधुओं ने क्या कर दिया, मिस्टर रैंड की और उनके सहायक की हत्या कर दी। ठीक है, अब हत्या का आरोप किस पर आ रहा है, मिस्टर तिलक पर। लेख लिखने का आरोप लगाकर देशद्रोह के देशद्रोह की सजा के रूप में 18 महीने की कारावास दे दिया। ये लो जी साहब, दोबारा मिस्टर तिलक को जेल भेज दिया गया। यानी हत्या की है किसने, इन लोगों ने, लेकिन दंड किसको दिया जा रहा है, तिलक को, 18 महीने का। ठीक है, 1897। अब आप देखिए कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो खुले तौर पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना भी करा, यानी एक स्वतंत्र या निर्भीक पत्रकार के रूप में वह तानाशाही सरकार से डरता नहीं है। जो जैसा है, जिस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए उसी रूप में मिस्टर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसे अपनी मानहानि के रूप में लेकर उसे नष्ट कर रही है।
यानी उनकी पत्रकारिता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये यहाँ तक आपको ध्यान रहना चाहिए। तिलक ने कांग्रेस की सदस्यता ली, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि गोखले तिलक में वैचारिक मतभेद थे। उसके बाद गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। इसके अलावा एक और देखें आप, यहीं से 1895 और 1897 में इन्हें बम्बई विधान परिषद का सदस्य भी चुना गया था। यानी राजनीतिक जीवन में भी ये उसी प्रकार सक्रिय थे जितने ये पत्रकारिता में थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम चलेंगे 1905। लिखते हैं, आपको ध्यान आ गया होगा कि मैं बात करने जा रहा हूं बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन कारण आपको सबको पता है, बंगाल को बांट दिया गया हिंदू बहुल क्षेत्र और मुस्लिम और अन्य जातियों के बहुल क्षेत्र के रूप में। लेकिन इसका कारण था क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रवादी गतिविधियाँ सर्वाधिक, राष्ट्रवादी जो गतिविधियां थी उनका केंद्र था, और उस राष्ट्रवादी विचारधारा को तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो आप देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो कांग्रेस के द्वारा इसका प्रबल प्रतिरोध किया गया। ये तो यहाँ के लिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1905 और 1906 में 5-6 में मिस्टर तिलक के अध्यक्ष बनने की संभावनाएं थी। लेकिन कांग्रेसियों ने या अन्य व्यक्तियों ने चाल चलते हुए उन्हें मिस्टर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। तो जो वैचारिक मतभेद थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार तो फिर रिमाइंड कर लेते हैं। 1889 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन इनको तत्काल ही पता लग गया कि कांग्रेस की जो ज्ञापन अनुनय विनय की जो नीति है वह नीति किसी भी प्रकार से कारगर नहीं है। कहने का मतलब है कि जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी तो कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही इन्हें ये एहसास भी हो गया था कि कांग्रेस के साथ मेरी ज़्यादा निभेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह की कांग्रेस की कार्यशैली है उस कार्यशैली से किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने साथ चलना प्रारंभ किया या साथ चलते रहे, अपने विचारों को प्रकट करते रहे, स्वदेशी के संदर्भ में प्रस्ताव पारित होते रहे। इस तरह की जानकारियां लेकर या साथ कांग्रेस इनको लेकर चलती रही या ये कांग्रेस को लेकर चलते रहे। लेकिन धीरे धीरे बहुत मसले बढ़ गए, बहुत ज़्यादा वैचारिक जो गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अंततोगत्वा 1907 में कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया, प्रथम विभाजन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन। गरम दल लाल बाल पाल की अगुवाई में काम करने लगा। नरम दल दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये एक तरफ थे। ठीक है, तो ये वैचारिक भिन्नता जो पहले अंदर पार्टी के अंदर ही हो रही थी अब ये उजागर हो गई। अब जैसे ही ये हुआ तो
ब्रिटिश सरकार को चांस मिला और उन्होंने गर्मपंथियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। कारण क्या था कि जैसे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो 1906 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। अभी आगे आप भी पढ़ेंगे स्वदेशी शिक्षा और बहिष्कार के बारे में बाल गंगाधर तिलक के क्या विचार थे। तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसमें इन गर्मपंथियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इनके द्वारा तो अंग्रेजों ने जैसे ये फूट हुई और इसका विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलनकारियों को जो उग्रता से कर रहे थे उनका दमन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि उस दमनकारी नीतियों का जो विरोध हो रहा है उस विरोध के अंतर्गत क्या हुआ, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ, यानी ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को मारने की जो कोशिश की गई थी उसमें वो तो बच गए लेकिन 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई और मुकदमा चला, गिरफ्तारी हुई। तो उसमें खुदीराम बोस को मृत्युदंड मिला। अब दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर तिलक ने कह दिया था कि अधर्मी को मारना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, यानी आधार फिर क्या माना गया कि मिस्टर तिलक ने एक लेख लिखा था देश का दुर्भाग्य, ये लेख भी पूछा जाता है। ठीक है, केसरी में। अब इस शीर्षक से जब लेख प्रकाशित हुआ तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड भी मिल चुका है और इस लेख को कारण माना गया कि खुदीराम बोस को जो प्रेरित किया या जो उसको उत्तेजित कर दिया जिन विचारों ने, वो विचार या जो लेख था वो ये था और इसको लिखा था तिलक ने। अब तिलक द्वारा लिखित इस लेख के कारण खुदीराम बोस ने हत्या कर दी या नहीं की ये हम नहीं जानते, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस लेख को आधार मानकर फिर एक बार तिलक को 6 साल का कारावास दे दिया। 6 साल का कारावास। और कहाँ भेज दिया गया, मांडले जेल में। और ये जेल कहाँ है, म्यांमार में, लेकिन तत्कालीन नाम अगर मैं लूँगा तो वहाँ मांडले भेज दिया गया। यानी इस व्यक्ति का जीवन दूसरों के द्वारा किए गए कृत्यों के लिए और अपने द्वारा लिखे गए लेखों के कारण हमेशा से ही किसमें रहा, देशद्रोह या राजद्रोह के मुकदमों का सामना करता रहा। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश की थी इनके खिलाफ इनके पक्ष में मुकदमे लड़ने का कार्य मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की जहाँ तक नीतियाँ हैं वो थोड़ी सी ठीक नहीं है भारतीय के प्रति, चाहे वो न्यायिक दृष्टिकोण हो, सैनिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो या कोई भी दृष्टिकोण हो। ठीक है, तो न्याय मिलने की उम्मीद तो थी नहीं, तो इस कारण उन्हें जेल भेजा गया मांडले। लेकिन मिस्टर क्या नाम तिलक वहाँ भी पॉजिटिव रहे और वहाँ उन्होंने पुस्तक लिखी जो कि आगे आता रहता है। आगे चले अब हम (1908 से 1914 के दरमियान तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य
जो कि श्रीमद् भागवत जो गीता है उसका रूपांतरण था। और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये पुस्तकें वहां पर उन्होंने लिखी। यानी वहाँ पॉजिटिव रहते हुए उनके बारे में घटना वहाँ के बारे में बताई जाती है कि मिस्टर तिलक की एकाग्र जो उनकी कंसंट्रेशन पावर जो थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि वहाँ जब उन्हें किसी प्रकार के ऑपरेशन, किसी बीमारी की वजह से जब उनका ऑपरेशन किया गया तो उन्होंने डॉक्टर को कह दिया कि मुझे एनेस्थीसिया नहीं दे, आप मुझे मेरी बुक जो मैं लिख रहा हूँ या लिख चुके थे जितनी भी गीता रहस्य उपलब्ध करवा दी जाए। तो उन्होंने इतनी तल्लीनता से उस बुक को पढ़ा कि उन्हें अपने ऑपरेशन का पता ही नहीं लगा। और डॉक्टर भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी कटाई, सिलाई, टाँके लग रहे हैं, कट रहा है, शरीर के अंग कट रहे हैं, मतलब खाल जो कट रही थी, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं हो रहा, या फिर वो अपने दर्द के प्रति इतना उपेक्षा ग्रहण कर रखी है कि उसे अपने दर्द का एहसास नहीं है। तो उनकी एकाग्र जो क्षमता थी, एकाग्रचित होने की जो क्षमता थी, उसके कायल अंग्रेज भी रहे। तो आगे चलें 1914 में, फिर ये जून 1914 में रिहा हुए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आदर्श या राष्ट्रीय नेता के रूप में इनका क्या हुआ, बहुत जगह जगह इनका सम्मान किया गया। राष्ट्रीय नेता के रूप में इनको सम्मानित करने के साथ साथ इनकी आवभगत की गई, एक हीरो के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया। आगे देखें आप, इसके बाद जो नेक्स्ट हमें जानकारी ध्यान होनी चाहिए वो है 1916। अब 1960 से हमारा तात्पर्य है कि 1960 में, उससे पहले आप देखें, उससे पहले 1915 मिस्टर गांधी आ गए हैं। तो गांधी के आने के बाद भारतीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन होने थे, लेकिन उससे पहले मिस्टर तिलक के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो था लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते से जुड़ी हुई बात क्या है कि ये जो समझौता हुआ है वो हुआ है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि इसमें तिलक का योगदान था या तिलक के प्रयासों के फलस्वरूप। संभव हुआ। ठीक है, लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ, और वो समझौता किसने करवाया, तिलक ने। तो तिलक की, इसका मतलब हिंदू मुस्लिम या सभी वर्गों में समान रूप से उतनी ही प्रतिष्ठा थी, उतनी ही पैठ थी जितनी कि महाराष्ट्र में थी या कहीं और थी या किसी अन्य संप्रदाय में थी या ब्राह्मण थे होने के बावजूद भी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों में, सिर्फ ब्राह्मणों में या हिंदुओं में उनकी पैठ थी, वो दोनों जगह समान रूप से कार्य कर रहे थे, मान्य थे, सर्वमान्य थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो हम देखें कि उनके द्वारा होम रूल सोसाइटी, होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। सहायक रही एनी बेसेंट, जिन्हें बसंती दादी के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। इन दोनों ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया और अप्रैल 1918 में, अब आगे चलें अगर 1916 के बाद तो हम आगे चलेंगे 1918 में। इन्हें मिस्टर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अध्यक्ष चुना गया। लेकिन आप देखिए कि जब ये बनना चाहते थे, भारत में ही उपलब्ध थे या भारत में ही थे, तब ये बन नहीं पाए। और वहीं दूसरी तरफ देखिए जब ये बनना नहीं चाह रहे थे या मतलब ये उपस्थित नहीं थे, फिर भी इन्हें कांग्रेस का क्या चुन लिया गया, अध्यक्ष। लेकिन ये उस समय कहाँ थे, इंग्लैंड में गए थे। अब इंग्लैंड में क्या हुआ कि इंग्लैंड में इनको जो इनके ऊपर जो आरोप लगे थे, या द अर्नेस्ट जो शेरोल जो थे, लॉर्ड शेरोल, शिरोल या शेरोल जो कहते हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक में इनके ऊपर भारतीय असंतोष का जो जनक का जो टैग लगा दिया गया था, उनको इन्होंने अपनी मानहानि माना। और उस मानहानि के मुकदमे के संदर्भ में मिस्टर शेरोल के साथ मुकदमा जो चल रहा था, उसके संदर्भ में ये उस समय कहाँ थे, इंग्लैंड थे। और इंग्लैंड में होने के कारण ये वहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं कर पाए। अतः इनके स्थान पर मदन मोहन मालवीय को अध्यक्षता की। ठीक है, आगे चले। इस बुक में तिलक के ऊपर जो टिप्पणियां की गई थी, उनको आधार मानकर क्या किया गया, मानहानि का मुकदमा चला और उस मुकदमे के कारण ये वहाँ थे और वहाँ होने के कारण ये अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है, अब जो अंतिम वो जो दुखदाई घड़ी आने वाली है उसके हम बात कर लेते हैं। 1 अगस्त 1920। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये सारी बातें हो गई, इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा, हम किसी और चीज़ की डिटेल यहाँ पर नहीं करेंगे। जितना मैंने आपको बताया उसी में से आपके प्रश्न उत्तर के आएंगे, उसी में से आपके आंसर आएंगे। ठीक है, तो आगे देखें आप। 1 अगस्त 1920, उससे पहले अप्रैल 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके कारण तिलक बहुत चिंतित थे, परेशान थे।
डायबिटीज़ के मरीज़ थे, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ चुकी थी इनकी। तो 1 अगस्त को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जबकि गांधी जी 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाह रहे थे। कहीं कहीं खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होने की तारीख आती है, तो आप देखें कि ये वो व्यक्ति है, ठीक है, जिसने अंग्रेजी सरकार को, अच्छा एक बात और बताना भूल गया मैं, जो पूछी जाती है, 1916 के अधिवेशन में ही तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा लगाया था, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इनको क्या क्या उपाधियां या संबोधन मिले वो देखें आप। उपाधि एक तो इनको लोक नायक कहा जाता है, लोकमान्य, ठीक है। एक इन्हें आधुनिक भारत का जनक गांधी जी के द्वारा कहा गया, ठीक है। एक इन्हें कहा जाता था भारतीय क्रांति के जनक, भारतीय क्रांति के जनक नेहरू कहते थे। चालाक व व्यवहारिक राजनीतिज्ञ, वो कौन कहता है इन्हें, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, इन्हें भारत के हर वर्ग के द्वारा, ये कहीं कहीं इनके अनुयायियों द्वारा कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मिस्टर तिलक के बारे में, जो हमें पता होनी चाहिए। मैं उपाधि भी कह दूं और संबोधन भी कह दें, है ना, जरूरी नहीं है सबको उपाधि ही मिले, कुछ लोग संबोधन भी ऐसा देते हैं प्यार से। कुछ कार्य जो इनके थे वो गांधी के द्वारा बाद में उनका अनुसरण किया गया, गांधी के द्वारा उनको महत्व दिया गया। कहीं ना कहीं वो प्रभाव तिलक का ही था, मिस्टर गांधी पर भी, और गांधी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो प्रभावित किया या तालमेल बैठाने की कोशिश की, क्योंकि इनकी डेथ के बाद और गांधी के आने के बाद कांग्रेस न तो पूर्णतः नरमपंथी रही न पूर्णतः गर्मपंथी रही। उसने समय के अनुसार मध्यम वर्गीय मार्ग अपनाया, जहाँ नरमपंथी होना था वहाँ नरमपंथी हुए, जहाँ गर्मपंथी होना था वहाँ कांग्रेसी गर्मपंथी हो गए। गांधी ने इस तरह का नेतृत्व दिया। तो गांधी कहीं ना कहीं गोखले से भी प्रभावित थे, राजनीतिक गुरु थे, और कुछ चीज़ें उन्होंने तिलक से भी ली, या व्यवहार में तिलक के द्वारा जो कार्य किए गए थे उन कार्यों का अनुसरण गांधी के द्वारा भी किया गया। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं इतना ही कहूँगा कि अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनके जो विचार हैं उन विचारों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या कहते शैक्षिक जो सुधार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक आप एक बार इस आउटलाइन को अच्छे से पूरी तन्मयता के साथ देखें। और क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है, खूब सारी जानकारी हैं। तिलक 1856 से लेकर 1920 तक का जो कार्यकाल है उसको आप 3 पन्नों में समेटेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कम रहेगा। जानकारियाँ और भी हैं, उनको और ऐड करेंगे, उनको साथ लेते हुए चलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, आगे बढ़ें और कोशिश करें कि कुछ छूटे नहीं, थोड़े से शुरुआत करें और ज़्यादा तक पहुंचने का प्रयास करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप और अच्छा तैयार करके रखेंगे, क्योंकि कुछ छोटे प्रश्न आ सकते हैं, वो इसी में से आएंगे, ठीक है।